हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी नेस्टेड लूप की और उस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई थी जिनकी मदद से हम वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको नेस्टेड लूप की पूरी वर्किंग भी समझाई थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सी लैंग्वेज में एरेज के नाम से जानते हैं। गाइस, अगर एरेज के बारे में बात की जाए तो एरेज का इस्तेमाल डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो एरेज का यूज डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। बट यहां पर मैं बहुत भारी भरकम टर्म्स इसके साथ नहीं यूज कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एरेज कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में रखते हैं डेटा, एरेज की मदद से फास्टर, वो सब बातें बाद में। सबसे पहला जो मुद्दा हमारे दिमाग में आएगा वो ये कि अगर हम एरेज का इस्तेमाल डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं तो भाई वेरिएबल्स भी तो इसी पर्पस के लिए होते हैं। हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल लेते हैं, हम इंट ए बी सी लेते हैं। तो जब वेरिएबल्स हैं डेटा स्टोर करने के लिए तो एरेज की जरूरत क्यों पड़ी? एरेज क्यों इस्तेमाल करें जब ऑलरेडी वेरिएबल्स यूज करते आ रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में और प्रोग्राम्स चलते जा रहे हैं? तो एरेज को यूज करने का क्या बेनिफिट है? आज की इस वीडियो में हम सब बात करेंगे एरेज वर्सेस वेरिएबल, यानी एरेज का क्या एडवांटेजेस है वेरिएबल्स के कंपैरिजन में, एरेज को हम कैसे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, एरेज में इनपुट लेना, एरेज में आउटपुट लेना, और साथ ही साथ हम एरेज से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक कॉल्ड एरेज। और हर यूनिवर्सिटी में, लगभग हर यूनिवर्सिटी में एरेज से रिलेटेड एक या दो प्रोग्राम्स आपके पेपर में आते ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरेज, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक यहां से बेसिकली बहुत क्रूशियल पार्ट स्टार्ट हो जाता है सी लैंग्वेज का, जहां पर हम लोग एरेज से वेरियस टाइप्स मतलब डेटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरेज। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारे पास वेरिएबल्स हैं, भाई वेरिएबल्स हम लोग यूज करते आए हैं। आपने देखा है कि वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, हम जब इंट ए कॉमा बी लिखते हैं प्रोग्राम में तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक ए नाम की लोकेशन, एक बी नाम की लोकेशन बन जाती है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप का। मान लीजिए यहां 5 रख लिया, यहां 9 रख लिया। तो वेरिएबल्स में भी तो डेटा स्टोर हो जाता है। तो एरेज में डेटा हम क्यों स्टोर करें? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ये दोनों मेरे यहां काम करते हैं, मेरी एक कोरियर एजेंसी है और ये दोनों को मैंने अपने यहां आने वाले पार्सल्स, अपने यहां आने वाले पैकेट्स की डिलीवरी के लिए रखा है। पर्सन ए को भी डिलीवरी के लिए रखा है, पर्सन बी को भी डिलीवरी ऑफ पार्सल्स या डिलीवरी ऑफ पैकेट्स के लिए मैंने हायर किया है। अब पर्सन ए को मैंने बोला कि आप ये कुछ पैकेट्स हैं, इन्हें ले जाइए और हाउस नंबर 101 से लेकर हाउस नंबर 105 तक हमारे एरिया के 101 से लेकर 105 तक ये पैकेट्स डिलीवर करके आइए। एक एक पैकेट, एक 101 में, एक 102 में, एक 103 में, एक एक पैकेट इन एड्रेसेस पर डिलीवर करके आइए। वहीं दूसरी तरफ मैंने इस पर्सन बी को बुलाया और मैंने कहा आपको भी कुछ पैकेट्स डिलीवर करने हैं, बट एक हाउस नंबर 271 पर, एक 326 पर, एक 529 पर, एक 487 पर, एक 632 पर। मैंने ये हाउस नंबर्स इसको दिए। हमारे एरिया के इन अलग अलग हाउस नंबर्स पर आपको पैकेट डिलीवर करने हैं। पर्सन ए को 101 से 105 मिले, पर्सन बी को अलग अलग एड्रेसेस मिले। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों में से फास्टली डिलीवर कौन करेगा? कौन जल्दी डिलीवर कर देगा पैकेट्स को? इन दोनों में से कौन पैकेट्स को जल्दी डिलीवर करेगा? सही समझे आप?
हाउस नंबर 101 से 105 तक, यानी पर्सन ए जो है ये पैकेट्स की जल्दी डिलीवरी कर देगा, बिकॉज इसको जो एड्रेसेस हैं वो कॉन्टिन्यूअस मिले हुए हैं। ये जो एड्रेसेस हैं ये कॉन्टिन्यूअस हैं, यानी अगर वो हाउस नंबर 101 ढूंढ लेगा तो 102 के साथ में 103, 104 वो कॉन्टिन्यूअसली मिल जाएंगे, जिनकी मदद से यहां फास्टर हो जाएगा काम। वहीं दूसरी तरफ ये सारे जो एड्रेसेस हैं ये रैंडम लोकेशंस हैं। रैंडम लोकेशन से मेरा कहने का मतलब है ये अलग अलग एड्रेसेस हैं, उसे पर्सन बी को ये सारे एड्रेसेस सर्च करने पड़ेंगे, ये सारे एड्रेसेस सर्च करने पड़ेंगे और फिर डिलीवर करना होगा। ऑब्वियसली ये प्रोसेस जो है ये स्लो हो जाएगा गाइस। तो बस इसे अगर हम प्रोग्रामिंग्स के टर्म्स में देखें तो ए फॉर एरेज, ये टेक्निक एरेज में यूज की जाती है। जब आप एरेज का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी डेटा एरेज में स्टोर किया जाता है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस बनती हैं, यानी जो भी लोकेशंस बनेंगी वो मेमोरी में कॉन्टिन्यूअस बनेंगी, जिससे कि उनमें डेटा स्टोर करना और उनमें से डेटा रीड करना फास्टर हो जाएगा। ये वाला केस ए फॉर एरे समझिए। बट यहां बी वाला केस जो है ये वेरिएबल्स का केस है। वेरिएबल्स जो हैं जब मेमोरी में बनते हैं तो वो अलग अलग रैंडम लोकेशंस पे बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका एड्रेस मेमोरी में 721 है तो ये किसी भी दूसरी रैंडम लोकेशन पे हो सकता है, 112 पर भी हो सकता है। ये रैंडम लोकेशंस पे बनते हैं। तो अगर आप वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। बट हम हमेशा कहेंगे कि अगर दो तीन डेटा ही स्टोर करना है तो आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। एरेज जनरली तब यूज करिए जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, सेम टाइप का हो, स्टोर करना हो। राइट, सेम टाइप से मेरा कहने का मतलब है जिस प्रकार से यहां इंट लिखा है ए और बी, तो ए में भी इंट गया और बी में भी इंट गया। एरेज भी इसी तरह होते हैं। एक एरे के अंदर आप सेम टाइप का डेटा ही रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर रखा, दूसरा अल्फाबेट या कैरेक्टर रख लिया, तीसरा कोई डेसिमल वैल्यू रख ली, चौथा फिर इंटीजर रख लिया। नो, एक एरे के अंदर आप सेम टाइप का डेटा ही रख पाएंगे। राइट, तो एरेज जो हैं वो बेसिकली वेरिएबल्स से प्रेफर इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि ये मेमोरी में कॉन्टिन्यूअस बनते हैं, नंबर एक। कॉन्टिन्यूअस बनने की वजह से नंबर दो, इनमें डेटा स्टोर करना और इनमें से डेटा रीड करना बहुत फास्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसे स्केच से समझाना चाहूं तो अगर एरे की बात की जाए तो ये मेमोरी में कुछ इस तरह से बनेगा। राइट, ये आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी है और अगर मैंने एक एरे बनाया सपोज, तो ये मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से बनेगा। करेक्ट, राइट। इसमें फिर कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ एरे हैं, 1 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, आगे बात करेंगे। अभी हम जस्ट उसका डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मान लेता हूं इस एरे का नाम ए है तो ये 101, 102, 103, 104, 105, ये देखिए कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं एरे में, कॉन्टिन्यूअस, जबकि ये रैंडम लोकेशंस पर होता है। तो एरे, बट एरे के अंदर इन सम लोकेशंस पर आप सेम टाइप का डेटा रखेंगे। अगर आप मान लीजिए कैरेक्टर रखते हैं तो सब पर कैरेक्टर ही रखेंगे, अगर आप इंटीजर रख रहे हैं तो इंटीजर ही रखेंगे, 7, 6, 2, 9, 5। ऐसा नहीं हो सकता कि एरे के अंदर हम मिक्स करके रखें। तो इन सब से हमें समझ में क्या आया कि एरे क्या है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस हैं। किस तरह, किस चीज की मेमोरी एलोकेशंस हैं? मेमोरी में क्या एलोकेट किया जा रहा है, क्या स्टोर किया जा रहा है? ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप के डेटा की कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस हैं। राइट, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस हैं, सेम टाइप का डाटा। सो एक एरे के अंदर सेम टाइप का डेटा ही स्टोर किया जाता है और वो मेमोरी में कॉन्टिन्यूअसली स्टोर होता है। राइट, इट इज फास्टर, एरेज फास्टर की वजह से ही। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप वेरिएबल लेना छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए, अगर आपको 2-3 डेटा स्टोर करना है देन गो फॉर वेरिएबल्स,
गो विद वेरिएबल्स। बट अगर ज्यादा है तो एरेज के साथ जाइए, क्योंकि हम कम में जब 2-3 डेटा है तो वेरिएबल्स क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि भाई एरेज पर काम करने के लिए आपको लूप्स वगैरह भी यूज करने पड़ेंगे, इनमें डेटा स्टोर करने के लिए भी लूप, इनमें से डेटा निकालने के भी लिए लूप। तो अगर 2-3 ही वेरिएबल है तो फिर बेटर है कि आप वेरिएबल ही यूज कर लें, कम से कम लूप वगैरह लगाने के झंझट से तो बचेंगे, राइट। सो ये फास्टर होते हैं इन रीड और राइट। सो इसीलिए एरेज प्रेफर किए जाते हैं, जबकि ये वेरिएबल्स जो हैं ये स्टोर होते हैं एट रैंडम लोकेशंस। अब जब रैंडम लोकेशंस पर स्टोर हो रहे हैं तो भाई नो डाउट ये स्लोअर होंगे इन रीड राइट, ये स्लोअर हो जाते हैं रीड और राइट करने में, राइट। तो ये बेसिकली एरे की नीड हो गई कि एरे हमें क्यों यूज करना होता है, राइट। ध्यान रहे एरे सेम टाइप के डेटा की कलेक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर ही डेटा स्टोर होता है। आइए अब और थोड़ा सा चलते हैं और इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि एरेज बनाए कैसे जाते हैं, इनमें डेटा स्टोर कैसे किया जाता है, मतलब कैसे इनमें डेटा राइट करेंगे, कैसे इनमें से डेटा रीड करेंगे और फिर हम उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये था गाइस कि क्या वेरिएबल्स और एरेज में डिफरेंस है, राइट। चलिए इसको और थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एरेज की, वो है वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे, 1D एरे या वन डायमेंशनल एरे, जो आप इसको बोलना चाहें, राइट। वन डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 डायमेंशनल एरेज भी कवर करेंगे, राइट। वन डायमेंशनल एरे, आखिर क्या मतलब है वन डायमेंशनल? देखिए, अगर आपको एक एरे बनाना है, क्रिएट करना है एरे, राइट, तो एरे इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये मैंने लिखा, ये हो गया एरे बनाने का तरीका। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बताना होगा डेटा टाइप, कि आप पूरे एरे में किस तरह का डेटा रखना चाहते हैं। अगर आप इंट लिख रहे हैं तो इस एरे के अंदर सिर्फ इंटीजर्स स्टोर होंगे। अगर आप यहां कैर लिख रहे हैं तो एरे की हर लोकेशन पर सिर्फ कैरेक्टर स्टोर होंगे। अगर आप यहां फ्लोट लिख रहे हैं तो एरे की हर लोकेशन पर सिर्फ फ्लोट स्टोर होगा। उसके बाद ये एरे का नाम रहेगा जिस नाम से एरे मेमोरी में यूज किया जाएगा। और ये नंबर ऑफ लोकेशंस हैं, कितनी नंबर ऑफ लोकेशंस कॉन्टिन्यूअसली मेमोरी के अंदर बनेंगी। यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं इसे अपने कंप्यूटर की रैम मानूं, इसे अपने कंप्यूटर की मेन मेमोरी मानूं, राइट, रैम कंसीडर करूं, तो ये एक ए नाम की मेमोरी बनेगी, क्योंकि मैंने ए ही नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ए रखा है। ए नाम की मेमोरी बनी, उसके अंदर 5 पार्टीशंस होंगे। आप कम या ज्यादा 4, 6, 8, 10 जरूरत के हिसाब से जितना नंबर यहां लिखेंगे उतने पार्टीशंस हो जाएंगे। तो 5 बोले हैं मैंने, तो ये लीजिए 2, 3 और 5 सेल बन गई, 5 पार्टीशंस बन गए। सेल बोल लीजिए, पार्टीशंस बोल लीजिए। अब इन पार्टीशंस की नंबरिंग होगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्टीशन है ये पार्टीशन नंबर 0, यानी इसे इंडेक्स भी बोल सकते हैं हम लोग, इंडेक्स 0 या पार्टीशन नंबर 0, पार्टीशन नंबर 1 या इंडेक्स 1, पार्टीशन नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2, पार्टीशन नंबर 3 या इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4। यानी आपने अगर 5 साइज का एरे बनाया है तो एक मेमोरी के अंदर 5 तो बने हैं, बट उनकी पोजीशंस कहां से काउंट होगी? ऐसे काउंट करेंगे आप, साइज काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, साइज तो 5 ही बना है, बट उनकी पोजीशंस 0 से स्टार्ट होगी। ये फर्स्ट पार्टीशन 0 इंडेक्स पर है, सेकंड पार्टीशन 1 इंडेक्स पर है, थर्ड पार्टीशन 2 इंडेक्स पर है। सो इन्हें क्या कहा जाता है? ये पोजीशंस जो मैंने यहां लिखी हैं, इन्हें हम लोग यहां इंडेक्स कहते हैं, राइट, इंडेक्स पोजीशंस। तो यानी अगर मैं कहीं पर ए एरे के ब्रैकेट में 0 लिख दूं तो इसका मतलब होगा कि मैं ये फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहा हूं। मतलब समझिए, ए तो एरे का नाम हो गया,
ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेल भी तो स्क्वायर ही है। अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको बताऊं तो ये सेल भी तो स्क्वायर ही दिख रही होगी। तो एक सिंगल सेल को ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेल के नीचे पोजीशन बताने के लिए, भाई सेल तो 1 2 3 4 5 सेल बनी है। आप कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? आपने कहा ए एरे की सेल। ये स्क्वायर ब्रैकेट आप इस सेल को डिनोट करने के लिए लगा रहे हैं, बट सेल नंबर लिखकर आप बताएंगे कि कौन सी वाली सेल। तो अगर आप A0 लिख रहे हैं तो सेल ये वाली, अगर आप A4 लिख रहे हैं तो सेल ये वाली। आपको एरे यूज करते वक्त अंदर सेल नंबर बताना होगा, अदरवाइज आप ना डेटा स्टोर कर पाएंगे ना डेटा रीड कर पाएंगे। तो राइट, सो इंडेक्स पोजीशंस बतानी होंगी, ठीक है। अंदर रखे हुए डेटा को, ये देखिए A4 का मतलब हो गया ए एरे में 4 पोजीशन में सेल में रखा हुआ डेटा। यानी अगर यहां पर मैं यहां 9 लिख दूं तो वो अंदर जाकर 9 स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहां 5 लिख दूं तो वो अंदर जाकर 5 स्टोर हो जाएगा। यानी ये पूरा जो दिखा रहा है ये अंदर रखे हुए डेटा को डिनोट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये ए एरे में सेल नंबर 4, तो ए एरे में सेल नंबर 4 पे रखा डेटा, इसका मतलब हो गया ए एरे में सेल नंबर 4 पर रखा हुआ डेटा। तो ए एरे में सेल नंबर 4 पर रखा हुआ डेटा, राइट। अब चलिए वन डायमेंशनल इसे क्यों कह रहे हैं? देखिए हम जानते हैं कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो वो एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है, और इसे कहा जाता है हम 2 डायमेंशनल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? 2 डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्स एक्सेस भी होता है, वाई एक्सेस भी होता है। बट एरे जो है वो ऐसे बनाया है मैंने आपको समझाने के लिए। समझाने के लिए तो मैं वर्टिकल भी बना सकता था। ये एरे जो आपको दिख रहा है ये मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया है, यानी मैंने सिर्फ ऐसा बनाया है, सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग बनाया है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 1 डायमेंशन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली बनाया है, इसलिए ये 1 डायमेंशनल है, राइट। इसे 1 डायमेंशनल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है। जब मैं 2 डायमेंशनल बनाऊंगा तो वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी, राइट। चलिए अब इसे प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि यार कैसे हम एक एरे में इनपुट ले सकते हैं, एरे में से डेटा रीड कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको एक एरे में इनपुट लेना है, जरा ध्यान से समझिएगा, एरे में डेटा डालना है, तो अगर आपने 5 साइज का एक एरे बनाया है, 5 साइज का एक एरे बना है, तो इस कितने डेटा जाएगा इस एरे के अंदर? आपने अगर 5 साइज का एक एरे बनाया है तो इसमें 5 डेटा जाएगा। 5 डेटा तो जाएगा, बट जब भी कोई काम हमें मल्टीपल टाइम्स करना होता है, हमें 5 बार डेटा इनपुट लेना है, 5 टाइम्स डेटा इनपुट लेना है। और जब भी कोई काम मल्टीपल टाइम्स करना होता है तो हम किसकी तरफ जाते हैं? सोचिए, याद करिए कि हमें जब कोई काम मल्टीपल टाइम्स करना होता है तो हम किस तरफ जाते हैं? लूप की तरफ। लूप का इस्तेमाल ही यही किया जाता है कि जब हमें कोई काम मल्टीपल टाइम्स करना हो तो हम लूप का यूज करते हैं। तो भाई यहां पर हमें 5 बार इनपुट लेना है, 5 बार, क्योंकि ये एरे 5 साइज का है। सोचिए अगर 10 साइज का होता, 15 साइज का होता तो हमें 10 बार इनपुट लेना होता, 15 बार इनपुट लेना होता। जब कोई सेम काम मल्टीपल टाइम्स करना हो, कोई एक ही टास्क मल्टीपल टाइम करना हो, तो कोड की लेंथ छोटी करने के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो एरेज में इनपुट लेने के लिए भी हम लोग लूप का इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार से? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यूजर के स्क्रीन पर एक मैसेज देंगे, printf एंटर। मान लीजिए कितने साइज का है हमारा एरे? 5 साइज का बनाया है मैंने, तो मैं यहां पर मैसेज दूंगा एंटर 5 नंबर्स या 5 एलिमेंट्स, जो मैसेज आपको देना हो, या 5 डेटा, जो मैसेज आपको देना हो, राइट। एक मैसेज दिया। अब इंडेक्स पोजीशंस में, एरेज में सारा खेल इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से चलता है। ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से। तो अगर मैं इस एरे को देखूं तो एरे मैंने 5 साइज का बनाया है, 5 साइज का एरे बनाया है, राइट। बट
वो पोजीशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, सेल, ये सेल नंबर, ये पार्टीशन नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहां तक जा रहा है, 4 तक। तो सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, मुझे सेल नंबर 0 पे डेटा लेना है, सेल नंबर 1 पे डेटा लेना है, सेल नंबर 2 पे डेटा लेना है, सेल नंबर 3 पे, सेल नंबर 4 पर। तो मुझे इंडेक्स के हिसाब से, इन पोजीशंस के हिसाब से लूप चलाना होगा। तो मुझे इनपुट लेना कहां से स्टार्ट करना है, फॉर लूप लगा रहा हूं, कहां से स्टार्ट करना है, मुझे 0 पोजीशन से इनपुट लेना स्टार्ट करना है। ध्यान रखिएगा जो ये इनपुट लेने वाला लूप होगा वो पोजीशंस के हिसाब से चलेगा। और कहां तक इनपुट लेना है, 4 तक इनपुट लेना है। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर एरे तो आपने 5 साइज का लिया है बट लूप आप 0 से 4 तक चला रहे हैं। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, यहां पर 0 पोजीशन से 4 पोजीशन तक का ही भले साइज 5 है बट इंटरनली वो 0 पोजीशन से शुरू होता है, राइट। 0 से 4 तक जाना है, सो 0 से लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन क्यों लगाया, 1 2 3 सब 4 से छोटे हैं और 4 को भी इंक्लूड करना है। इन सब में, इन सब इंडेक्स पोजीशंस में 1 1 का डिफरेंस है, तो मैंने i प्लस 1 प्लस इक्वल टू 1 यानी 1 1 का इंक्रीमेंट ले दिया, राइट। और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग लिखते हैं scanf %d, इंटीजर है गाइस, ये इंटीजर एरे है, इंटीजर इनपुट लेने के लिए हम लोग %d लगाते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, एड्रेस, किसके एड्रेस में, हमारे ए एरे के एड्रेस पे। यहां क्या लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिख दिया, मैंने कह दिया एड्रेस ऑफ ए आई। यहां 0 1 2 3 4 लिखने की बजाय मैंने ए आई लिख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लूप जब आई 0 की वैल्यू, लूप कहां से शुरू होगा, ये लूप चलेगा 0 से, राइट। क्या 0 4 से छोटा है। आप जो भी नंबर डालेंगे वो एड्रेस ऑफ ए आई, एड्रेस ऑफ ए 0 यानी एड्रेस ऑफ ए 0 पर जाएगा। जो भी पहला डाटा डालेंगे वो आई की वैल्यू कितनी है, 0, तो एड्रेस ऑफ ए 0 पर पहला डेटा पहुंचेगा, आपका फर्स्ट डेटा ए 0 पर पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ध्यान रहे। फिर अंदर के कोड के बाद i प्लस प्लस होता है, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या 1 4 से छोटा है, हाँ है। अंदर आएगा एड्रेस ऑफ ए 1 पर, अगला डेटा जाएगा एड्रेस ऑफ ए 1 पर, ये लीजिए, यानी अगला डेटा आपका यहां पहुंच रहा है। फिर अंदर के बाद यहां i प्लस 1 होगा, i की वैल्यू 2 पहुंचेगी। फिर वो चेक करेगा क्या 2 4 से छोटा है, हाँ है। अंदर आएगा, अगला डेटा जाएगा एड्रेस ऑफ ए 2 पर, राइट। फिर i की वैल्यू प्लस 1 होगी, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या 3 4 से छोटा है, हाँ है। अंदर आइए, अगला डेटा जाएगा एड्रेस ऑफ ए 3 पर, ये लीजिए डेटा जाता जा रहा है। और ऐसे ही i की वैल्यू 4 होगी क्योंकि 4 तक लूप चलाया है, अगला डेटा जाएगा एड्रेस ऑफ ए 4 पर। मैंने पहले ही बोला कि ये जो i हमने वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में लेंगे लूप चलाने के लिए, ये वेरिएबल हमारी इंडेक्स पोजीशन को डिनोट करेगा। ध्यान रहे, इंडेक्स पोजीशन को हमारा लूप वाला वेरिएबल डिनोट करेगा। 0 से 4 तक, 0 से 4 तक हमारी इंडेक्स पोजीशंस हैं, तो ये जो लूप वाला वेरिएबल है ये इंडेक्स पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अंदर जो डेटा रखा जा रहा है, अंदर जो डेटा स्टोर किया जा रहा है, वो A0 A1 ये सब हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A0 अंदर रखा हुआ डेटा है, A1 अंदर रखा हुआ डेटा, A2 पर रखा हुआ डेटा, A3 पर रखा डेटा, A4 पर रखा डेटा, बट ये सब पोजीशंस हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अंदर रखा हुआ डेटा लेना या देना है, अगर अंदर रखा हुआ डेटा लेना या देना है, तो आपको AI वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने लूप में। AI मतलब समझ रहे होंगे, अंदर रखा हुआ डेटा। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको AI लिखना पड़ेगा, क्योंकि एरे में i पर रखा डेटा, इसका मतलब हुआ i पर एरे में i पर रखा हुआ डेटा, अंदर रखे हुए डेटा को दिखाने के लिए AI। बट खाली i जब आप लिखेंगे, सिर्फ i जब आप लिखेंगे,
तो वो आपके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। वो आई जो है वो आपकी पोजीशंस को। अगर आप यहां पर AI की जगह आई लिख दें तो भाई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आई डेटा स्टोर करने के लिए थोड़ा ही है। डेटा स्टोर करने के लिए तो आपने एरे बनाया है, एरे में डेटा रखना है, इसलिए यहां पर आपको डेटा के लिए आपको हमेशा इस तरह से एरे का पूरा रेफरेंस देना होगा। तो इस तरह से आपके पूरे एरे के अंदर डेटा चला जाएगा। अब अगर हमें इसे प्रिंट कराना हो, इसका आउटपुट देना हो, तो आउटपुट देने के लिए गाइस 5 डेटा हमारे एरे में क्या है। अगर आपने 10 साइज का लिया होता तो 0 से 9 तक लूप चलता, 0 से 9 तक लूप चलता और 10 डेटा हमारे एरे में जाता। तो भाई जब डेटा डालना था, मल्टीपल टाइम्स डेटा डालना था, तो मैंने लूप चलाया। अब जब डेटा रीड करना है, उसमें से रीड करके डिस्प्ले कराना है, तो भी तो लूप चलना होगा, क्योंकि जब भी कोई काम मुझे सेम काम मल्टीपल टाइम्स करना होता है तो मुझे लूप के पास जाना होता है। तो मैंने एक मैसेज दिया, printf द वैल्यूज, जो आपको मैसेज देना हो, ऑफ एरे आर, ये मैसेज दिया। और कहां से कहां तक का प्रिंट कराना है, 0 पोजीशन से 4 पोजीशन तक का। तो यहां पर बोला फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू 4 तक, i प्लस प्लस लिख लीजिए या प्लस इक्वल टू 1 लिख लीजिए। printf %d, लाइन चेंज करते हुए चलना है तो /n लिख सकते हैं, आप जानते हैं न्यू लाइन। क्या प्रिंट कराना है, अंदर रखा हुआ डेटा प्रिंट कराना है या नीचे वाली पोजीशंस प्रिंट करानी है। अगर आप i को प्रिंट कराएंगे तो वो नीचे वाली पोजीशंस प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। बट जब आप AI को प्रिंट कराएंगे तो वो अंदर रखा हुआ डेटा प्रिंट करेगा। तो गाइज बहुत आसान है, 3 स्टेप याद रखिए, एरेस के प्रोग्राम बहुत आसानी से हो जाते हैं। पहला, एरे बनाया कैसे जाएगा, राइट, क्रिएट करना, फिर एरे में इनपुट लेना, फिर एरे में आउटपुट दिखाना। तो कैसे आप एरे बनाएंगे, कैसे उसमें आप इनपुट लेंगे, कैसे उससे आउटपुट दिखाएंगे। तो ये 3 चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो एरेज की लगभग 50% प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। देखिए, एक प्रोग्राम के अंदर मैं हमेशा कहता हूं 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला, उसमें यूजर से इनपुट लेने का, राइट, ये रहा वो लॉजिक यूजर से इनपुट लेने का। नंबर 2, वो कैलकुलेशंस, वो प्रोसेसिंग जो उस प्रोग्राम में पूछी गई है, ये हर प्रोग्राम में वेरी करती है, राइट, जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। बट उसके बाद नंबर 3, जो भी कैलकुलेशंस करने के बाद आउटपुट आया है, उस आउटपुट को प्रिंट कराने का है। तो भाई आउटपुट का ये रहा। भाई इनपुट लेने के लिए हर बार आपको ये लॉजिक लगाना होगा, एरे के साइज के हिसाब से लूप चेंज करना होगा। 5 का है तो 4 तक लिखा, 10 का होता तो 9 तक लिखता, 15 का होता तो 14 तक लिखता, राइट। तो इनपुट लेने का, एरे बनाने का तरीका आपको पता चल गया, इनपुट लेने का तरीका पता चल गया। कैलकुलेशन हम क्वेश्चन के हिसाब से सोच लेंगे, बट ये तय है कि कैलकुलेशंस में भी लूप लगेगा, क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं, इन पर काम करने के लिए लूप तो चाहिए ही चाहिए। और फिर आउटपुट का तरीका, तो यार क्रिएट करना, इनपुट करना, आउटपुट करना तो आपको पता चल गया, ये तो हमेशा सेम रहने वाला है। तो रह क्या गया, रह क्या गया, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट, यानी जो क्वेश्चन में बोलेगा उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखना होगा। एक प्रोग्राम के जब तीनों पार्ट हम कर लेते हैं तो हम कहते हैं प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो एरेज इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि एरेज समझ में नहीं आते। बेसिकली अगर आपको यहां तक का फंडा समझ में आ गया है तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। आइए इसको एक प्रोग्राम से कन्वर्ट करके वहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया और मैंने कहा कि एक प्रोग्राम लीजिए, एक प्रोग्राम बनाइए टू इनपुट 5 नंबर्स, या चलिए 6 नंबर्स इन एन एरे। एक एरे में 6 नंबर्स इनपुट लीजिए
एंड प्रिंट देम, और उन्हें प्रिंट कराइए। कोई लॉजिक, कोई कैलकुलेशन नहीं मांग रहा हूं आपसे। आपसे कहा है इनपुट लीजिए और आउटपुट दिखाइए। अभी कैलकुलेशन की बात नहीं है। इस प्रोग्राम में मैं आपको बेसिकली एरे का प्रोग्राम लिखने का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, राइट? तो एक बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हैश इंक्लूड आप सभी जानते हैं, हम लोगों की अपने हर प्रोग्राम में ऊपर लिखने की आदत है। सो stdio.h हम लोग लिखते ही हैं। इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, प्रिंटफ और स्कैनफ की डेफिनेशन इसमें होती है। जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बार बार हर प्रोग्राम में समझाया है, वॉइड मेन, ये आ गया गाइस। अब हमें एक एरे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एरे क्रिएट करते हैं। तो इंट नाम से एक इंट डेटा टाइप लिखा और एक ARR नाम से एरे बना लिया। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एक सिंगल लेटर का भी, एक वर्ड भी, राइट? 6 साइज का। क्यों 6 साइज का? क्योंकि उसने 6 नंबर्स बोले हैं। और भाई हमें लूप भी चलाना है, तो लूप चलाने के लिए एक i नाम का एक इंटीजर वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया। क्या हुआ होगा इससे? हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर एक ARR नाम से, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लोग बन गया होगा एक एरे, और उसके अंदर 6 लोकेशंस बनेंगी, 6 लोकेशंस उसमें बनेंगी। ये लीजिए 6, क्योंकि यहां साइज 6 दिया है। इनका नंबर, सेल नंबर, इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 4 5, पोजीशन 6 है। बट पोजीशन, क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 से लेकर 5 तक है, तो आपको ध्यान दें यह बनी 6 ही है, राइट? इस लाइन को लिखने से एक एरे बन गया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया लूप चलाने के लिए। तो अभी मैंने बोला था इसमें जब भी एरे का प्रोग्राम आप बनाएंगे, प्रोग्राम बनाते ही सबसे पहले एरे को क्रिएट कीजिए। क्रिएट हो गया। नंबर 2, अब उस एरे में पहले डेटा लाने की कोशिश करिए। एक प्रोग्राम के जो 3 स्टेप्स हैं, इनपुट, कैलकुलेशन, आउटपुट, उसी सीक्वेंस को फॉलो करिए। अब इस एरे में इनपुट लाने की तैयारी करिए। तो मैंने क्या लॉजिक बताया था? मैंने कहा था यूजर के सामने हम मैसेज देंगे प्रिंटफ एंटर या इनपुट 6 नंबर्स, 6 नंबर्स इनपुट कीजिए। यूजर के सामने मैंने एक मैसेज दिया। क्यों? क्योंकि मेरा 6 साइज का एरे है। अब कौन सी पोजीशन से डेटा लेना शुरू करना है? लूप चलाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया था, जो कहां से चलेगा? 0 पोजीशन से। कहां तक जाएगा? 5 पोजीशन तक। तो 0 से 5 पोजीशन तक, और इन सब में एक एक का डिफरेंस है। सो i प्लस प्लस या i प्लस इक्वल टू 1, जो आपको लिखना हो, राइट? और इनपुट लेने के लिए अभी क्या बताया था आपको? स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ, एरे का नाम हमने ARR रखा है i। हमें अंदर डेटा लेना है। अंदर लेने के लिए अभी मैंने बोला डेटा को लिखने के लिए आपको ARR i लिखना पड़ेगा। अगर आप खाली i लिखेंगे तो वो पोजीशन को दिखाता है, राइट? लीजिए इनपुट तो हो गया। अब क्या बोला उसने? इनपुट करिए 6 नंबर्स और उनको प्रिंट करिए। चलिए, तो फिर से अब इनपुट का हो गया। अब सिंपली आउटपुट बोला है, कोई कैलकुलेशन नहीं बोला। तो चलिए आउटपुट का लॉजिक क्या था? प्रिंटफ द एलिमेंट्स ऑफ एरे, या जो मैसेज आपको देना हो ऑफ एरे आर, कहां से प्रिंट कराने हैं? मान लीजिए यूजर जो भी इनपुट डाल रहा है वो यहां पहुंच गया। उसने पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर डाला और एरे में पहुंच गया। अब कहां से प्रिंट करना है? हमें प्रिंट करना है 0 पोजीशन से। तो मैंने फॉर लूप फिर से लगाया। कहां तक जाना है? 5 पोजीशन तक। 5 तक लगाया, एक एक का इंक्रीमेंट दिया, राइट? और सबको प्रिंट करा दिया, जैसा कि अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था। सो %d, अलग अलग लाइन में जाना, प्रिंट कराना है तो /n लगाइए और प्रिंट कराने के लिए अपने एरे का नाम लिख दीजिए। ये लीजिए, ये वाला लूप आपका इनपुट का वही सेम, वहां स्कैनफ था क्योंकि इनपुट लेना था, अब आउटपुट देना था तो वहां प्रिंटफ कर दिया। स्कैनफ में हमें एड्रेस भी बताना होता है, आउटपुट में हमें एड्रेस नहीं। देखिए डेटा का काम है तो पूरा एरे का नाम लिखना पड़ेगा। और ये लीजिए आपका एक पहला बेसिक प्रोग्राम, जिसमें एक एरे में हमने इनपुट लिया है और उसको प्रिंट कराया है, हो भी गया। अब इसी लॉजिक के साथ खेल खेल के हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसी लॉजिक के साथ खेल खेल के
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर इस प्रोग्राम में मैंने बोला एक प्रोग्राम लीजिए जिसमें 6 नंबर्स इनपुट करने हैं एक एरे में और उसे प्रिंट करना है, उन सबको प्रिंट करना है एंड प्रिंट देम इन रिवर्स ऑर्डर। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया। एक एरे में इनपुट लीजिए और उन सबको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराइए। तो भाई एरे का प्रोग्राम अगर आपके सामने कोई भी आ जाए, कोई सा भी प्रोग्राम एरे का आ जाए, तो दिमाग में सबसे पहले करिए एरे का डिक्लेरेशन। बना दिया जी, एरे क्रिएट करिए और फिर उसमें इनपुट लीजिए। इतना काम तो आपको हर प्रोग्राम में करना ही पड़ेगा। पहले एरे क्रिएट करिए, जो कि मैं इस लाइन में कर ही रहा हूं, फिर इनपुट लीजिए तो एरे बनेगा, एरे में डेटा पहुंच जाएगा। इसके बाद अब आप सोच सकते हैं कि मुझे क्या लॉजिक लगाना है। इनपुट तक का तो प्रोग्राम आप मानिए तो लगभग हर एरे के प्रोग्राम में सेम ही रहेगा। अब आपको इसको क्या बोला उसने, प्रिंट करना है। ठीक है जी, प्रिंट मतलब तो आउटपुट ही हो गया, बट किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। ओके, तो सोचिए यार, सोचिए कि मुझे इसे प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में। अभी जो मेरा लॉजिक लिखा हुआ है 0 से 5 तक, इसमें आउटपुट आता, मैंने जो अभी करंट लॉजिक लिख रखा है उसके हिसाब से 0 पोजीशन से 5 पोजीशन तक प्रिंट कराना था, तो 7 आता, फिर 9 आता, फिर 3 आता, फिर 4 आता, फिर 6 आता, फिर 1 आता। इस लॉजिक के हिसाब से जिसमें मैं 0 से 5 तक प्रिंट करा रहा हूं, 0 पोजीशन से 5 पोजीशन तक एरे का डेटा प्रिंट कर रहा हूं। एरे का डेटा, आई नहीं लिखा, आई से पोजीशंस प्रिंट होती हैं। एरे का डेटा प्रिंट करा रहा हूं तो ये आउटपुट आएगा, बट वो मुझसे ये नहीं मांग रहा, उसने मुझसे कहा है रिवर्स ऑर्डर में, यानी उसका आउटपुट जो है वो ये तो उसको रिवर्स में चाहिए। यानी पहले 1 चाहिए, फिर 6 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 9 चाहिए और फिर 7 चाहिए। उसे रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट चाहिए। तो यार क्या सोचे ऐसा, भाई बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। भाई इनपुट में छेड़छाड़ करने को उसने नहीं बोला है, तो इनपुट वाले को मत छेड़िए। उसने सिर्फ आपसे प्रिंट दैम इन रिवर्स ऑर्डर, प्रिंट मतलब आउटपुट हुआ, वो आउटपुट वाले हिस्से में छेड़छाड़ करने को कह रहा है। आउटपुट वाले में क्या, जो आप प्रिंटिंग 0 से 5 तक कर रहे थे, ये अब आपसे कह रहा है कि 5 से 0 तक प्रिंटिंग कर दो, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग कर दो। आप अभी 0 से 5 तक की प्रिंटिंग का लॉजिक लगाए बैठे हैं, अब वो आपसे कह रहा है उसे रिवर्स ऑर्डर कर दो, यानी पीछे की तरफ से 0 तक का प्रिंट करके दिखाओ। तो बस लूप ही तो बदलना रह जाएगा दोस्तों, सिर्फ लूप ही तो बदलेगा। कहां से लूप शुरू करना है, कौन सी पोजीशन से, 5 पोजीशन से। देखिए मैंने हमेशा बोला है सारा ध्यान आपका पोजीशंस की तरफ रहना चाहिए, पोजीशंस को अपने दिमाग में सेट करके रखो, इसीलिए मैं हर बार स्केच बना लेता हूं। तो 5 पोजीशन से प्रिंट कराना शुरू करना है। प्रिंट तो डेटा ही होगा क्योंकि मैंने यहां डेटा ही लिख रखा है, प्रिंटफ के अंदर डेटा ही लिख रखा है। 5वीं पोजीशन से प्रिंट कराना है, और कौन सी पोजीशन तक, 0 तक। उल्टा चलना है तो आपको याद होगा हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, राइट, क्योंकि 5 0 से बड़ा है इसलिए हमने यहां ग्रेटर। उल्टे लूप में हमेशा ग्रेटर देन लगता है, पता ही है आपको। एक एक स्टेप घटते हुए आना है, एक एक स्टेप घटना है तो आप यहां i माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, या अगर आपको पसंद नहीं है तो आप i माइनस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ये लीजिए 5वीं पोजीशन से चलना शुरू होगा। ये ध्यान रहे ये पोजीशन नंबर है, पोजीशन नंबर 5 से शुरू होगा और एरे 5 वाले डेटा प्रिंट होगा। एरे 5 वाला क्या है, 1, फिर एक i माइनस होगा तो i 4th पोजीशन पर आ जाएगा, यानी इस पोजीशन पर आ जाएगा, और फिर एरे 4 का डेटा प्रिंट होगा यानी 6 प्रिंट होगा। फिर i माइनस 1 होगा तो i घटकर इस पोजीशन पर आ जाएगा और एरे 3 पर रखा हुआ डेटा। यानी सारा खेल सिर्फ लूप के चलने पर रहता है कि लूप किस ऑर्डर में चलाया जा रहा है, इस पर हम लोग पूरा फोकस रखें। देखिए जरा सा चेंज, और यहां चाहे तो आप मैसेज भी बदल सकते हैं, द रिवर्स एलिमेंट्स, राइट। तो जैसा आउटपुट मांग रहा है उसके हिसाब से आप अपना मैसेज बदल दीजिए। तो देखिए कितना आसान है एरेज के साथ खेल खेलना। आपको बस इनपुट तक का तो मैं बदलूंगा ही नहीं, ज्यादातर प्रोग्राम में यहां तक मैं यही रखूंगा, नीचे के हिस्से में मैं चेंज करूंगा। आइए इसको थोड़ा सा और कोई एक प्रोग्राम करके देखते हैं।
मान लीजिए इसने बोला कि एक एरे के अंदर 6 नंबर्स इनपुट लीजिए एंड कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये लीजिए, इस एरे के सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए, सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए उसे। एरे में जो जो एलिमेंट्स मतलब डेटा, एरे में जो जो भी डेटा है इसे उसका सम चाहिए, राइट? सम प्रिंट कराना है। तो अब थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा सोचिए, कई बातें यहां पर हमारे दिमाग में आनी चाहिए। देखिए, इनपुट लेने तक का लॉजिक तो हमें ऐसे ही रखना है। इनपुट लिए एक एरे बनाना हमें पड़ेगा, एरे हमें बनाना पड़ेगा, हमने एरे बना लिया। एरे में डेटा भी लेना पड़ेगा, हमने यूजर को मैसेज भेजकर 0 से 5 तक का लूप चलाकर कोई डेटा ले लिया, मान लीजिए कोई डेटा ले लिया, राइट? यहां तक तो लिख लीजिए। उसके बाद अब सोचिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो हमें थोड़ा सा सोचने का समय है हमारे पास। देखिए, बिना लूप चलाए आप एरे पर ज्यादातर लॉजिक्स नहीं लगा सकते। मतलब सारे एलिमेंट्स को प्लस करना है तो लूप तो लगेगा, राइट? क्योंकि मल्टीपल डेटा है जिसको हमें प्लस करना है तो लूप तो लगेगा। अब क्या और सोचा जाए? तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। अभी से कुछ दिनों पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था, फॉर लूप की जब प्रॉब्लम्स करके मेरी वीडियो भी है मेरे चैनल पर, अगर आपने याद रखा हो तो फॉर लूप पढ़ाते वक्त, फॉर लूप की प्रॉब्लम्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा था, जब भी हमें बहुत सारे डेटा का सम करना होता है या बहुत सारे डेटा का मल्टीप्लीकेशन करना होता है तो क्या चाहिए हमें? याद है आपको क्या चाहिए हमें जब हमें बहुत सारे डेटा का सम करना हो या बहुत सारे डेटा का मल्टीप्लाई करना हो? बताइए क्या करना होता है? याद करिए, फॉर लूप प्रॉब्लम्स वाली वीडियो जाकर देखिए मेरी। बताइए मुझे कि क्या करना होता है, क्या करना होता है जब हमें बहुत सारे डेटा का सम या मल्टीप्लाई करना होता है? जी हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होता है और हमें फॉर लूप चलाना होता है। फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि एरे है, बहुत सारा डेटा है, राइट? लेकिन एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगता है जिसमें हम वो सारा सम कैलकुलेट करते हैं, राइट? याद करिए, मैंने ही आपको पढ़ाया था। तो सम करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होता है, जो मैंने यहां एस नाम का ले लिया और उसमें 0 डाल दिया ताकि उसमें कुछ गार्बेज ना हो। अब कहां से सम करना शुरू करना है? 0 से। कहां तक सम करना है? 5 तक। तो लीजिए, फॉर कहां से? 0 पोजीशन से कहां तक? कहां तक गाइस? 5 पोजीशन तक। एक एक का इंडेक्स पोजीशन में डिफरेंस है, वो ले लिया। याद है आपको सम करने का लॉजिक? अगर आपको याद हो तो सम करने के लॉजिक में मैं आपको s इक्वल टू एस प्लस आई बोलता था। ऐसे मैंने आपको लॉजिक बताया था कि 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाया, एक एक का स्टेप इंक्रीमेंट करा और सबको प्लस करा। इस लूप में सारे प्लस हो जाते थे और बाहर आकर मैं फाइनल आंसर प्रिंट कराने के लिए बाहर आकर मैं इस s को प्रिंट करा लेता था। याद करिए, बहुत सारे टर्म्स का सम निकालने के लिए ये लॉजिक मैंने आपको बताया था। तो यहां पर कहां से कहां तक का सम करना है? 0 पोजीशन से 5 पोजीशन तक का सम करना है। जब आपको 0 पोजीशन से 5 तक का सम करना है तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया, क्योंकि सम करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल लगता है। अब 0 से 5 तक का पोजीशन, 0 से पोजीशन 5 तक का लूप चलाएंगे हम लोग और वो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसमें अपने डेटा को जोड़ते चलेंगे। क्या नाम है हमारे एरे का? ARR। डेटा कहां रखा है? I पोजीशन पर। ये लीजिए, सम करने का लॉजिक हो गया। एक प्रोग्राम में 3 पार्ट होते हैं। ये रहा इनपुट, ये रहा कैलकुलेशन। 0 से शुरू होगा, 5 पोजीशन तक जाएगा और इस S में एरे के सारे डेटा का सम करते हुए चलेगा। पहले एरे 0 को S में प्लस करेगा तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? S में कितना है गाइस? 0। 0 प्लस 4 तो S में डाल देगा, तो कितना डाल देगा S में? 4। फिर I अगली पोजीशन पर पहुंचेगा और फिर S में एरे को प्लस करेगा तो S में कितना रखा हुआ है? S में 4 रखा हुआ है,
+5 कर देगा 9 हो जाएगा। फिर अगली पोजीशन पे पहुंचेगा तो इस 9 में 1 प्लस कर देगा तो 10 हो जाएगा। ऐसे याद करिए। अगर आप ये लॉजिक भूल गए हैं तो जाइए मेरी फॉर लूप प्रॉब्लम्स वाली वीडियो देखिए। फॉर लूप प्रॉब्लम्स के नाम से है, जहां मैंने आपको फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करना, सम करना मल्टीपल एलिमेंट्स का, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स समझाई हैं और वहां लॉजिक बिल्ड करना सिखाया है। तो जब बहुत सारे टर्म्स का सम करना होता है तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगता है और वो उसमें हम प्लस करते हुए चलते हैं, क्योंकि इन सब का सम करने के बाद हमें एक फाइनल रिजल्ट चाहिए। तो इनपुट तो हो गया, कैलकुलेशन भी हो गया, अब आउटपुट के लिए हमें एक फाइनल आउटपुट, हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें चाहिए सम इज इक्वल टू 6 और 7 13, 13 और 3 16 और 17 देन 5 22 और 4 26। हमें ये एक आउटपुट, हमें एक सिंगल फाइनल आउटपुट चाहिए, राइट। तो जब हमें एक सिंगल फाइनल आउटपुट चाहिए तो हमें इसके लिए लूप लगाने की क्या जरूरत है। हमें पता है हमने s नाम का एक वेरिएबल लिया है, ये सारे उसी में प्लस होते हुए जा रहे हैं और जब लूप खत्म हो जाएगा तो इस s में 26 आ जाएगा। हमें पता है हमने ये सारा तो सम इस s में कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यहीं पर आप आउटपुट को प्रिंट कराते चले, यहीं आउटपुट भी देते चले, printf %d और s, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं इसलिए कि s पहली बार में, s में कितना है पहली बार में 0 में वो 4 प्लस करेगा तो आंसर आएगा सम s में 4। तो ये पहले आउटपुट में आपको क्या दे देगा, ये आपको आउटपुट में दे देगा, क्योंकि आप जैसे ही प्लस कर रहे हैं उसके बाद उसे प्रिंट भी करा रहे हैं तो आउटपुट में आ जाएगा 4। उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, जब यहां आएगा तो इस 4 में प्लस करेगा 5 और s में आ जाएगा 9 और फिर वो उसको भी प्रिंट कराएगा 9। ये क्या हो रहा है? फिर वो जब आगे बढ़ेगा तो इस 9 में वो +1 करेगा 10 और जब जब वो प्लस करेगा तब तब उसे प्रिंट भी कराएगा। अगली लाइन में आउटपुट आएगा 10। वो प्रिंट भी लूप के अंदर लिखा हुआ है तो बार बार उसे वो प्रिंट भी करेगा। मुझे ये सॉरी आउटपुट नहीं चाहिए, सॉरी गाइस, मुझे तो एक फाइनल आउटपुट चाहिए। बार बार प्रिंट नहीं कराना, मुझे एक सिंगल फाइनल आउटपुट चाहिए। सिंगल मतलब बिना लूप के। तो मुझे यहां लिखना होगा printf, लूप के बाहर लिख रहा हूं वरना वो बार बार प्रिंट कराएगा। सम ऑफ एलिमेंट्स या खाली सम, जो आपको मैसेज देना हो आपकी मर्जी, इज इक्वल टू %d और इस s को मैंने प्रिंट करा दिया। ये लीजिए गाइस, यहां पर आउटपुट जो फाइनल आएगा वो आएगा सम ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए, देखिए कैसे पीछे के लॉजिक आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा सम करने के लिए, वो मैंने करा। आपको एक सिंगल आउटपुट चाहिए इसलिए मैंने उसे लूप से बाहर लिखा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आउटपुट नहीं चाहिए, ऐसा मैंने पीछे की। तो पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी आपके होने चाहिए अगर आपको आगे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट। तो गाइज ये एक और प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी। चलिए देखते हैं एक और प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है एरे का, जिसमें आपको इनपुट लेने हैं 5 नंबर्स। जब बहुत सारे नंबर्स हमें इनपुट लेने हो तो हमें एरे प्रेफर करना चाहिए, राइट। एंड ऐड करना है एक नंबर 2 टू ऑल एलिमेंट्स। एक एरे में 5 नंबर्स इनपुट लेने हैं और हर नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर यानी 2 उठाकर हमें ऐड कर देना है, 2 ऐड कर देना है, राइट। तो चलिए, जैसा मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखें अपने प्रोग्राम का। तो हमारे प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो stdio.h लिखकर फिर void main हम लोगों ने लिखा, और यहां पर मान लीजिए मैंने एक एरे बनाया a नाम का। 5 नंबर इसने बोले हैं तो 5 साइज का।
सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमें एक एरे क्रिएट करना है, तो इस लाइन से हमारा एक 5 साइज का एरे क्रिएट हो गया, राइट। नाम इसका पड़ गया ए। 5 कॉन्टिन्यूअस लोकेशंस इसके अंदर बन गई, 0 1 2 3 4, 5 लोकेशंस बन गई। अब क्योंकि एरेज में इनपुट लेने के लिए और एरे से आउटपुट लेने के लिए, इनपुट देना आउटपुट लेने के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ती है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया आई लूप चलाने के लिए। अब सबसे पहले आप एक एरे क्रिएट करिए, मैंने एक एरे बना लिया। अब इसमें इनपुट लीजिए। मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि सबसे पहले एरे क्रिएट कीजिए, फिर इनपुट लीजिए। यहां तक का कोड तो आपको करना ही पड़ेगा हर प्रोग्राम में। तो चलिए, मैंने यूजर के आगे एक मैसेज भेजा, printf एंटर 5 नंबर्स। 5 नंबर्स आप इनपुट कीजिए। यूजर के सामने स्क्रीन पर मैसेज आएगा 5 नंबर्स, और हमें 0 से 4 तक हर लोकेशन पर इनपुट लेना है। सो फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू 4 तक i प्लस इक्वल टू 1, 0 से लेकर 4 लोकेशन तक के लिए लूप चला दिया। जो एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, एक एक लोकेशन आगे बढ़ेगा, और यूजर जो भी इनपुट डालेगा वो इंटीजर होगा। इसके लिए मैंने %d लगाया, एंड ये जाकर एरे के आई पर स्टोर होता जाएगा। हम लोग कई बार इस इनपुट पर बात कर चुके हैं, एक 0 पर, एक 1 पर, एक 2 पर, A2 3 पर, A4 पर। सो 0 से 4 तक चलेगा। पहला A0 पर जाएगा यहां, दूसरा A1 पर जाएगा यहां, A2 पर जाएगा यहां, A3 पर जाएगा यहां, A4 पर जाएगा यहां। तो सपोज यूजर ने जो नंबर डाले वो कोई नंबर है, ये नंबर्स उसने इनपुट कर दिए। अब यानी एरे का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो पहले एक एरे क्रिएट कर लीजिए, फिर उसमें इनपुट ले लीजिए। यहां तक तो हर बार आपको सेम लिखना है, पीछे के प्रोग्राम्स से आप देखते आ रहे हैं। अब हमें जो लॉजिक लगाने के लिए बोला है वो देखिए। उसने कहा है सारे एलिमेंट्स पर 1 ऐड करना है, सॉरी 2 ऐड करना है। एक 2 जो नंबर है ये उठाकर सब में ऐड करना है, तो ये 2 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और वो 10 हो जाएगा, राइट। सब पर करना है, ऑल एलिमेंट्स मतलब सब पर। अब सब पर करना है तो भाई 0 से लेकर 4 तक लूप चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि एरे पर कोई भी काम करना है तो आपको लूप की हेल्प लेनी होगी। तो मैंने एक प्रोग्राम के 3 मेन पार्ट्स में हमेशा से कहता आ रहा हूं। सबसे पहला होता है इनपुट, जो कि आपने यहां कर लिया, एक एरे में इनपुट ले लिया। दूसरा पार्ट होता है कैलकुलेशन। तो अब हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हमसे एलिमेंट्स पर 2 ऐड करने को बोला है। सब पर करना है, इसलिए आपको एक लूप चलाना पड़ेगा। 0 से हर काम के लिए लूप है भाई, यहां पर 4 पोजीशन तक i प्लस इक्वल टू 1 लिख लीजिए या i प्लस प्लस लिख लीजिए, बात एक ही है, 1 का इंक्रीमेंट है, राइट। और मैंने कहा एरे i पर ध्यान रहे यार, अंदर वाले को हम डिनोट किससे कर रहे हैं? अंदर वाला हमारे लिए एरे i है लूप में, और ये क्या है? ये सिर्फ i है। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको अंदर वाले डेटा पर बात करनी है तो आपको ai लिखना पड़ेगा, जिसका मतलब है a एरे में i पोजीशन पर सेल में रखा डेटा, a एरे में i पोजीशन पर सेल में रखा डेटा, राइट। तो अंदर रखे हुए डेटा को जब जब आप डिनोट करेंगे आप ai लिखेंगे, जिसका मतलब है a एरे में i पोजीशन पर सेल में रखा डेटा, यानी अंदर रखा डेटा। लेकिन जब आप खाली i लिखेंगे तो वो पोजीशंस को डिनोट करेगा। इस बात को आपको हमेशा में ध्यान रखना है। इसलिए लूप पोजीशंस के हिसाब से चलता है, 0 पोजीशन से 4 पोजीशन तक। बट सारा काम, कैलकुलेशन, इनपुट, आउटपुट सब एरे i से हो रहा है। अब आपको हर एलिमेंट पे 2 ऐड करना है, तो मैंने कहा एरे के हर एलिमेंट पर 2 ऐड कर दिया जाए। ये लीजिए। अब होगा क्या भाई? फर्स्ट टाइम i की वैल्यू होगी 0, लूप 0 से चलेगा। अंदर आए A0 वाले डेटा पर, ये डेटा को डिनोट करता है, बार बार बोल रहा हूं, A0 वाले डेटा पर 2 ऐड किया जाएगा।
A0 वाले डेटा पर 2 ऐड किया जाएगा। A0 वाले पर i की वैल्यू है 0, A0 वाले डेटा पर 2 ऐड किया जाएगा और उठाकर वापस A0 पर डाल दिया जाएगा। A0 वाले डेटा में 2 ऐड होगा, क्या आएगा 11। जो भी ऐड करने पर आएगा उस आंसर को वापस A0 पर डाल दिया जाएगा। तो ये 9 यहां पर ओवरराइट होकर यहां 11 हो जाएगा। राइट, आई का लूप आगे बढ़ेगा, आई का लूप पहुंचेगा 1 पर, यानी यहां पर। फिर A1 वाले डेटा पर 2 ऐड किया जाएगा। A1 पर क्या रखा हुआ है 7 पर 2 ऐड किया जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और आंसर वापस A1 पर डाल दिया जाएगा। आंसर वापस A1 पर डाल दिया जाएगा, यानी यहां 7 की जगह 9 हो जाएगा। फिर आई का लूप कहां पहुंचेगा, आई का लूप पहुंचेगा 2 पर। राइट, 2 पर पहुंचेगा। अब A2 वाले डेटा पर +2 होगा। A2 पर क्या है गाइस 6 वाले डेटा पर +2 होगा, ये बन जाएगा 8, और जो आंसर आ रहा है उसको वापस A2 पर डाल दिया जाएगा। सो ये 8 यहां पर डाल दिया जाएगा तो वो ओवरराइट हो जाएगा, ऐसे यहां 4 हो जाएगा और ऐसे यहां 10 हो जाएगा। भाई इनपुट हो गई, कैलकुलेशन हो गई। अब तीसरा पार्ट होता है आउटपुट का। हमें आउटपुट भी तो दिखाना है। जब तक हम ये रिजल्ट प्रिंट नहीं कराएंगे तब तक देखने वाले को पता कैसे चलेगा कि सब में 2-2 ऐड हो चुका है। तो आउटपुट के लिए हम यहां क्या देखिए, इनपुट के लिए लूप चलाया, कैलकुलेशन के लिए लूप चलाया, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख देता हूं। आउटपुट printf, एक मैसेज दिया, आपको पीछे के प्रोग्राम में बताया था मैंने कि इनपुट और आउटपुट में का लूप कैसे लगाया जाता है। राइट, रिजल्ट या मैसेज जो आपको देना हो आफ्टर एडिशन, जो मैसेज आपको देना हो वो आप मैसेज यहां पर दीजिए, और उसके बाद 0 से 4 तक सबको प्रिंट कराना है। सो फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस 0 से 4 तक लूप चलाया और प्रिंट करा दिया सारे डेटा को। ये लीजिए, सारे डेटा को प्रिंट करा दिया AI। कितना आसान है भाई। एरे का कोई भी प्रोग्राम लिखना है, ये इनपुट, ये सबसे पहले एरे क्रिएट करिए, फिर इनपुट लिखिए, फिर कैलकुलेशन सोचिए और फिर आउटपुट। इनपुट और आउटपुट तो ऐसे क्रूशियल पार्ट हैं जो हर एरे के प्रोग्राम में आपको लिखने ही पड़ेंगे। कैलकुलेशन पर ये तो एज इट इज रहेंगे यार, इनपुट और आउटपुट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहां पर आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे, और यहां पर ये मेन खत्म हुआ। ये लीजिए, इनपुट का लूप, कैलकुलेशन का लूप, आउटपुट का लूप, यानी एरे में ऑलमोस्ट हर काम को करने के लिए आपको लूप चलाना होगा जो उसके साइज के अकॉर्डिंगली होगा। राइट, आइए और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं। क्वेश्चन, एक एरे में मैं बोलता हूं 5 नंबर्स इनपुट लीजिए एंड प्रिंट करके दिखाइए इवन एलिमेंट्स। जो जो एलिमेंट्स इवन हैं वो प्रिंट कराइए। चलिए, कोई कैलकुलेशन नहीं कह रहा है, सिर्फ 2 बातें बोली हैं उसने, एक इनपुट लीजिए, एक आउटपुट दीजिए, कोई कैलकुलेशन नहीं। इनपुट लीजिए, आउटपुट दीजिए, यानी एक इनपुट वाला लॉजिक, एक आउटपुट वाला लॉजिक। ये कैलकुलेशन वाला लॉजिक उसे चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसने कोई कैलकुलेशन करने को बोला ही नहीं। पीछे वाली प्रॉब्लम में उसने 2 ऐड करने को बोला था सब में। राइट, सो इनपुट वाले पार्ट तक तो मैंने एज इट इज ही रहने दिया, जो कि आपको हर प्रोग्राम में, हर एरे से रिलेटेड क्वेश्चन में करना ही होगा। अब सोचिए इवन एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। अब इवन एलिमेंट्स याद करिए, हमने इफ एल्स में करा था कि अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता था तो हम उसे प्रिंटफ करवा देते थे इवन, वरना हम उसको कह देते थे प्रिंटफ ऑड। ऐसा हमने पीछे इफ एल्स में पढ़ा था कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है तो इवन, वरना ऑड।
बट वहां पर एक नंबर हम यूजर से लेते थे। पीछे इफ एल्स के दिनों में जाइए और याद कीजिए, एक नंबर यूजर से लिया, 2 से डिवाइड होने पर अगर 0 हो गया तो इवन है। यहां पर कई सारे नंबर हैं, कई सारे नंबर हैं, कई बार चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको चेक करना है, सबको चेक करना है। अगर सबको चेक करना है, कोई काम मल्टीपल टाइम्स करना है तो लूप लगेगा। हर काम के लिए एरे में आपको लूप सोचना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर फॉर लूप लगाया, कहां से कहां तक वैल्यूज को चेक करना है, 0 पोजीशन से 4 पोजीशन तक की सारी वैल्यूज को चेक करना है। तो मैंने 0 से 4 तक का एक लूप लगाया, i प्लस इक्वल टू 1 लिख लीजिए या i प्लस प्लस लिख लीजिए। अब इसी चीज को मैं इस लूप के अंदर लिखने जा रहा हूं। वहां पर हम यूजर से एक नंबर लेते थे n और उस n को इनपुट कराते थे। यहां पर मैंने लिखा यदि हमारा नंबर कौन है, हमारा नंबर है ये, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ai से। याद करिए, इस अंदर वाले नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ai से। इस अंदर वाले नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ai से। तो यदि हमारा ai पर रखा हुआ नंबर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देता है तो वो प्रिंट हो जाए, वरना ना प्रिंट हो, वरना प्रिंट ना हो। लो जी, तो वो प्रिंट हो जाए, वरना ना प्रिंट हो। तो वरना लिखने की जरूरत ही क्या है, जब प्रिंट कराना ही नहीं तो वरना में मतलब एल्स में मैं क्या लिखूं, एल्स में यहां पर ये लिख दूं कि प्रिंट ना हो। एल्स में मैं क्या लिखूं, कई लोग सोचते हैं कि जब जब इफ लगता है तब तब उसके साथ एल्स लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं है, हर बार इफ के साथ एल्स लगाना जरूरी नहीं होता। अब इसी सिचुएशन में देखिए, अगर हमारा एरे वाला नंबर 2 से डिवाइड होकर 0 देता हो तो प्रिंट हो, क्योंकि उसने बोला सिर्फ इवन एलिमेंट्स प्रिंट करना है। ऑड के बारे में उसने कुछ बोला, उसने कहा कि ऑड के बारे में ये मैसेज दिखाइए, उसने कहा कि ऑड को कैसे ट्रीट करना है, उसने ऑड के बारे में आपसे क्वेश्चन में कुछ कहा, नहीं कहा। तो आप उस ऑड वाले केस पे घुसी क्यों रहे हो, आप एल्स लिखो ही मत ना, आप सीधे यहां पर लूप बंद कीजिए और अपना मेन कंप्लीट कीजिए। अगर आपका नंबर, पहला नंबर उठाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इफ नहीं चलेगा। अगला नंबर उठाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इफ नहीं चलेगा। अगला नंबर उठाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो वो उसको प्रिंट करा देगा जी 8। अगला नंबर उठाएगा 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो प्रिंट कराएगा जी 4। अगला नंबर उठाएगा जी 10, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है, तो प्रिंट कराएगा। जो नहीं हो रहा उसके लिए तो क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, तो मैं एल्स क्यों लिखूं। याद रखिए, हर बार इफ के साथ एल्स लिखना जरूरी नहीं है। आप बिना एल्स के भी इफ लिख सकते हैं, बट उल्टा नहीं हो सकता। आप खाली एल्स नहीं लिख सकते, आपको अगर एल्स लिखना है तो ऊपर इफ होना चाहिए। इफ अकेला हो सकता है बट एल्स अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि एल्स का मतलब वरना हुआ। यदि वाला पार्ट नहीं है तो वरना का क्या मतलब। लीजिए, कितनी आसानी से मैंने 0 से 4 तक लूप चलाया। जिन जिन नंबरों को चेक करना था वो मेरे ai हैं, उन्हीं को 2 से डिवाइड करके देखा, अगर 0 आ रहा है तो प्रिंट होंगे, वरना कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये लीजिए, कितना आसान है एरे के प्रोग्राम्स बनाना, देखिए कितना इजीली होता जा रहा है। आइए और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग एरे के, और कोई क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम जिसमें यूजर से 5 नंबर्स इनपुट लेते हैं एंड काउंट करते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नंबर इनपुट बाय अ यूजर। यूजर से एक एरे में 5 नंबर इनपुट कराने हैं, उसके बाद यूजर से पूछना है कोई नंबर डालो, वो नंबर जो डालेगा वो उस एरे में कितनी बार आया है ये आपको प्रिंट कराना है। वो नंबर उस एरे में कितनी बार आया है ये आपको प्रिंट कराना है। तो मैंने एक एरे ले लिया 5 साइज का, तो गाइस 5 साइज का एक एरे बन गया होगा कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, राइट।
ये लीजिए 5 साइज हो गया पूरा। 0 1 2 3 4 इसकी इंडेक्स पोजीशन हो गई होगी, करेक्ट। उसमें मैंने यूजर से इनपुट ले लिया 0 से 4 तक लूप चलाकर, राइट। यूजर से इनपुट भी ले लिया। अब मुझे यूजर से कोई नंबर लेना है जो यहां पर कितनी बार आया है। मान लीजिए यहां पर 3 2 बार है, तो यूजर से कोई नंबर लेना है जिसमें यह पता लगाना है कि कोई नंबर कितनी बार आया है। तो यूजर के आगे फिर एक मैसेज देता हूं, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर टू काउंट। कोई नंबर डालिए जिसका काउंट करके मैं आपको बता सकूं। यूजर के आगे मैसेज डाला, स्कैनएफ करा लिया, %d, मान लीजिए n एक वेरिएबल ऊपर ले लेते हैं, राइट। तो यूजर से एक एरे में इनपुट ले लिया, जैसा कि मैंने बोला यहां तक के कोड को मैं छेड़ ही नहीं रहा यार, सेम चलता चला जा रहा है। अब यूजर से एक नंबर इनपुट ले लिया, मान लीजिए n में यूजर ने डाल दिया 3। उसे पता लगाना है 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस एरे में 3 कितनी बार आया है, यह पता लगाना है। अब ढूंढना कहां से है, 0 पोजीशन से। कहां तक ढूंढना है, 4 पोजीशन तक। तो चलाओ ना लूप। मैंने कहा फॉर लूप चलाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट में बताएंगे आउटपुट। इनपुट हो चुका है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर आउटपुट बताएंगे। फॉर i इक्वल टू 0, 4 पोजीशन तक सब जगह ढूंढना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। अब हमें अंदर वाले को हम क्या कहते हैं, अंदर वाले को हम ai कहेंगे। एरे का नाम है तो हम ai कहेंगे। अब इस अंदर वाले को उठाकर मुझे इस n से मैच करना है। यदि ये दोनों मैच हो जाएं तो मैं एक गिनती काउंट कर लूंगा, एक मैच हुआ। नहीं मैच हो तो आगे बढ़ना है, राइट। नहीं मैच हो तो आगे बढ़ना है। तो मैंने बोला क्या, मेरे शब्दों को सुना। अगर ये दोनों मैच हो जाएं तो हम एक काउंट कर लेंगे, नहीं काउंट हो तो आगे बढ़ेंगे। अगर ये दोनों मैच हो जाएं, मेरे वर्ड से सुनिए, अगर ये दोनों मैच हो जाएं तो काउंट 1 हो जाए। अगर को इंग्लिश में या प्रोग्रामिंग में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यदि को यहां प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हम करते हैं इफ लगा के। तो यदि हमारा नंबर कौन है, ai, लूप के अंदर हम अपने नंबर को कैसे डिनोट कर रहे हैं, ai। अगर ai पर रखा हुआ नंबर किससे मैच हो जाए, यूजर से नंबर हमने किस में लिया है, यूजर से नंबर हमने लिया है n में। अगर ai पे पड़ा नंबर n से मैच हो जाए तो हम एक काउंट कर लेंगे। एक वेरिएबल ले लेते हैं यहां पर काउंट करने के लिए, क्या ले लें, f। सही है। काउंटिंग करने के लिए जब भी ध्यान रखिएगा, यहां एक नई बात समझिए, जब भी मैंने आपको पीछे बताया था बहुत सारी चीजें प्लस करनी है तो आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा, बहुत सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा। और जब आपको बहुत सारी चीजें काउंट करनी हो, कोई भी चीज काउंट करने को बोले तो काउंट करके रखेंगे किसमें, कहां काउंट करेंगे। रियल वर्ल्ड में तो आप मुंह से काउंट कर लेते हैं, दिमाग में काउंट कर लेते हैं, फिंगर्स पर 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लेते हैं। कंप्यूटर कैसे काउंट करेगा, उसे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा। काउंटिंग के लिए भी हर प्रोग्राम में जब भी काउंटिंग की कहीं बात उठे, आप समझ जाइए कि आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा। तो ये एक वेरिएबल ले लिया f, हमने कहा इसमें +1 हो जाए। f प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, +1। वरना क्या हो भाई, क्या ai की वैल्यू n से मैच हुई, क्या ai की वैल्यू n से मैच हुई, नहीं मैच हुई। इफ नहीं चला तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एल्स लिखना ही नहीं, क्योंकि हम चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहते हैं, अब इसको मैच करना चाहते हैं। तो इफ नहीं चलेगा तो एल्स मैंने लिखा ही नहीं है, तो वरना में कुछ होगा नहीं। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो ठीक, वरना चुपचाप आगे बढ़िए। आगे ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा i++। हर बार इफ के साथ एल्स लिखा जाए ये जरूरी नहीं होता है। सो इफ लिखा है मैंने, एल्स नहीं लिखा, क्योंकि वरना में मुझे कुछ करना ही नहीं। मैच होता है तो काउंट करूंगा, वरना कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वरना कोई बात नहीं, तो वरना कोई बात नहीं को लिखा थोड़े जा सकता है, उसे लिखिए ही मत, वो माना ही नहीं जाएगा। सो यदि दोनों मैच करेंगे तो ++ होगा, काउंटिंग बढ़ेगी।
ये हमारा f नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 0 ले रखा है, ये काउंटिंग पर्पस के लिए है। चलिए, तो क्या ai की वैल्यू n से मैच हो रही है? क्या ai यानी हमारा एरे का डेटा n से मैच हो रहा है? क्या एरे का डेटा n से मैच हो रहा है? क्या एरे का डेटा n से मैच हो रहा है? नहीं। इफ नहीं चला, एल्स आपने लिखा ही नहीं है, तो i प्लस प्लस करेगा, i आगे आ जाएगा भाई। फिर क्या ai का डेटा n से मैच हो रहा है? क्या ai का डेटा n से मैच हो रहा है? हाँ, ai का डेटा n से मैच हो रहा है, तो f को प्लस प्लस कर दो, यानी एक काउंटिंग बढ़ा लो। ये काउंटिंग वेरिएबल है, काउंटर है जो काउंटिंग कर रहा है, यानी अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो काउंटिंग प्लस प्लस होगी। प्लस प्लस का मतलब एक बार उसमें इंक्रीमेंट कर दिया गया 1, यानी एक बार मैचिंग हो गई। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो प्लस प्लस करना है, जिसका मतलब है कि मैचिंग हो गई। फिर इफ चल गया है, फिर i प्लस प्लस होगा, तो आप आ गए 9 पर। क्या ai का डेटा n से मैच हो रहा है? क्या ai का डेटा n से मैच हो रहा है? नहीं। इफ नहीं चला, चुपचाप i प्लस प्लस होगा, i आ जाएगा यहां पर। क्या ai का डेटा n से मैच हो रहा है? क्या ai का डेटा n से मैच हो रहा है? नहीं। इफ फिर नहीं चला, जब इफ चल ही नहीं रहा तो f प्लस प्लस हो ही नहीं रहा। इफ फिर नहीं चला तो i चुपचाप बढ़कर पहुंच जाएगा आगे, ai पहुंच गया यहां पर। क्या ai का डेटा n से मैच हो रहा है? क्या ai का डेटा n से मैच हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इफ चल गया तो अंदर आए f प्लस प्लस, एक बार और काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट कर लो 2। लो जी, लूप खत्म हुआ, 0 से 4 तक चलना था, 0 से 4 तक हो गया। इनपुट का काम आपका हो गया, आउटपुट का काम, कैलकुलेशन का काम हो गया। अब बारी आउटपुट की। अब आउटपुट में दिखाना क्या है? पूरा एरे प्रिंट कराना है क्या? क्या ये पूरा एरे प्रिंट कराना है 0 से 4 तक? क्या ये पूरा एरे चाहिए, या सिर्फ हमें ये f का 2 चाहिए कि जी 2 बार मैच हुआ? क्या चाहिए आपको? 2 बार मैच हुआ वो चाहिए या पूरा एरे चाहिए? सही पहचाना, ये आउटपुट चाहिए, क्योंकि उसने पूछा था काउंट करके बताइए कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार आया है, तो वो काउंट जानना चाहता है। तो अगर हमें इन सब को प्रिंट कराना होता तो लूप की जरूरत पड़ती। उसने एरे प्रिंट कराने के लिए तो कहा नहीं, उसने तो काउंट द फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी प्रिंट कराओ, तो इसको प्रिंट कराना है। एक नंबर प्रिंट कराने के लिए लूप की जरूरत नहीं है। सो फॉर, मेरे पास स्पेस है जितना वहीं पर, लूप की जरूरत है ही नहीं। सो printf फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू %d, f की वैल्यू को प्रिंट कराया। ये लीजिए, लूप मेन का फंक्शन खत्म। इनपुट हो गया, कैलकुलेशन हो गया। आउटपुट में हमें पूरा एरे चाहिए होता तो लूप चलाता, एक सिंगल वैल्यू चाहिए, उसको सिंगल लाइन में प्रिंट कराया। अब इसमें एक केस और बनता है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कि अगर यूजर ने जो नंबर डाला होता, अगर यूजर ने यहां n में डाला होता 8, तो वो तो कहीं मैच नहीं होता। तो इसे कैसे हैंडल किया जाए? इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? जो नंबर यूजर ने डाला है वो एरे में है ही नहीं, तो उसको मिलना चाहिए था नॉट फाउंड, आपका डाला गया नंबर एरे में मौजूद नहीं है। इस सिचुएशन के बारे में सोचिएगा, पहले इसको सही से रन कीजिए, उसके बाद इस सिचुएशन को उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। राइट, आइए एक प्रोग्राम और करते हैं जिससे इसके बारे में थोड़ी समझ और बढ़ेगी। मैंने बोला प्रोग्राम टू इनपुट 2 एरेज, 2 एरेज में इनपुट लीजिए एंड कैलकुलेट देयर सम इन थर्ड एरे। उनका सम हमें थर्ड एरे में चाहिए। 2 एरे में इनपुट लीजिए और थर्ड एरे में उस दोनों का सम करके रिजल्ट लाइए। राइट, तो 2 एरे ले लें पहले, एक ए नाम का ले लिया 5 साइज का, एक बी नाम का ले लिया 5 साइज का। राइट, और एक रिजल्ट रखने के लिए या सम रखने के लिए एस नाम का ले लिया 5 साइज का। लूप चलाने के लिए एक आई वेरिएबल। पहले एरे क्रिएट तो करिए, 2 एरे इनपुट लेने हैं, एक में आउटपुट चाहिए, 3 तो चाहिए ही। एक ए ले लिया, एक बी, एक एस, तो एक ए एरे बन गया गाइस,
5 साइज लिया है तो 0 1 2 3 4। ये लीजिए पहली लाइन से एक ए एरे बन गया, एक बी एरे बन गया गाइस 5 साइज का 0 1 2 3 4, और एक सी एरे बन गया गाइस 5 साइज का, राइट 5 साइज का एक सी एरे बन गया 0 1 2 3 4। ठीक है, अब 3 खाली एरे बन गए, सॉरी इसका नाम सी नहीं, इसका नाम एस है। अब हमें यूजर से इन दोनों में इनपुट लेना है, इसमें तो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को प्लस करके हम अपने आप लाएंगे। तो यहां पर मैंने मैसेज दिया भाई इनपुट लेने का लूप आप जानते ही हैं, एंटर 5 नंबर्स इन फर्स्ट एरे। एक मैसेज दिया फर्स्ट एरे में 5 नंबर्स डालिए इनपुट लेने के लिए। फर्स्ट एरे का नाम क्या है हमारे ए, तो 0 से 4 का लूप चलाया और ए एरे में यूजर से इनपुट ले लिया। तो यूजर जो भी नंबर डालेगा 3 2 1 5 4 वो नंबर्स ए एरे में चले जाएंगे। दोबारा ये हिस्सा दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि बी एरे में भी इनपुट लेना है। बिना देखिए पहले डिक्लेरेशन होती है, फिर इनपुट होता है, उसके बाद कैलकुलेशन और लॉजिक आउटपुट। चलिए तो बी एरे के लिए भी मैंने मैसेज दिया printf एंटर 5 नंबर्स इन सेकेंड एरे। 5 साइज के लिए हैं, एंटर 5 नंबर्स इन सेकेंड एरे। सेम यही लॉजिक जो ऊपर लिखा हुआ है इनपुट लेने का, बट एरे का नाम बदलकर बी लिख दूंगा। फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल्स टू 4 i प्लस प्लस scanf %d एड्रेस ऑफ बी एरे का i। अब सेकंड वाले का b नाम है तो यहां पर मैंने b ले लिया, ये लीजिए b। तो अब यूजर जो भी नंबर डालेगा 4 1 3 6 2 वो सेकंड एरे में पहुंच गए। तो फर्स्ट एरे में इनपुट हो गया, सेम रिकॉर्ड नीचे लिखकर ए की जगह बी में इनपुट ले लिया, बी एरे में भी इनपुट ले लिया। तो यहां तक का काम तो हमारा पूरा हुआ, 2 एरेज में हमने इनपुट ले लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है सम थर्ड एरे में, कैलकुलेशन वाला लॉजिक लगाना होगा। आइए इसको रब कर देते हैं। आपको तो इसी के नीचे लिखना है, मेरे पास लिमिटेड स्पेस है इसलिए इसी प्रोग्राम में अभी और आगे कंटिन्यू करना होगा आपको, राइट। चलिए तो भाई अब मेरे को इन दोनों को प्लस करके थर्ड में डालना है, यानी ये 3 और 4 प्लस होकर यहां पर 7 आ जाए, ऐसे यहां 2 और 1 प्लस होकर के यहां 3 आ जाए, राइट। एरेज है तो भाई लूप तो चलाना ही पड़ेगा, बिना लूप के आप 0 से 4 तक 0 से 4 तक 0 से 4 तक नहीं चल सकते। तो चलाते हैं। मैंने कहा फॉर कहां से शुरू करना है प्लस करना, 0 पोजीशन से, 0 पोजीशन से कहां तक प्लस करना है 4 पोजीशन तक, सो 4 तक लिखा। आई प्लस प्लस कर दिया या प्लस इक्वल टू 1, एक का इंक्रीमेंट। अब देखिए मैंने क्या लिखा, सम एरे की आई पोजीशन पर ए एरे का आई पोजीशन प्लस बी एरे का आई पोजीशन। कितना इजी, समझ भी गए होंगे आधे लोग। आई की वैल्यू हुई 0, ए एरे का 0 पोजीशन, बी एरे का 0 पोजीशन प्लस करके एस एरे की 0 पोजीशन पर डाल दो। ए एरे का 0 पोजीशन, बी एरे का 0 पोजीशन प्लस करके एस एरे की 0 पोजीशन पर। आई का लूप पहली बार 0 के लिए चला तो 0 पोजीशन 0 पोजीशन और 0 पोजीशन पर। डेटा को प्लस करना है इसलिए ए आई बी आई लिख रहा हूं, और डेटा में डालना है इसलिए ऐसा ही लिख रहा हूं। फिर आई का लूप आगे बढ़ेगा, आई का लूप 1 पर आ जाएगा तो ए एरे की 1 पोजीशन, बी एरे की 1 पोजीशन प्लस करके डेटा को एस एरे की 1 पोजीशन डेटा पर डाल दो। ए एरे की 1 पोजीशन, बी एरे की 1 पोजीशन को प्लस करके यहां डाल दो, 3 हो गया। फिर आई का लूप चलेगा 2, सो ए एरे की 2 पोजीशन, बी एरे की 2 पोजीशन प्लस करके एस एरे की 2 पोजीशन पर डाल दो, सो 1 प्लस 3 यहां 4 आ जाएगा।
फिर ऐसे ही I3 पर जाएगा तो 5 और 6 यहां 11 आ जाएगा। ऐसे ही I4 पर जाएगा क्योंकि 0 से 4 तक का लूप है तो 4 + 2 यहां 6 हो जाएगा। ये लीजिए सारी वैल्यूज का सम तो हो भी गया। इनपुट आपने दोनों एरेज में ले लिया, आपने कैलकुलेशन भी कर ली। अब बारी आती है प्रोग्राम के आखिरी पार्ट की यानी आउटपुट की। अब आउटपुट में ये एरे प्रिंट कराना है जो सम आया है, और एरे को प्रिंट कराना है तो लूप तो चलाना ही पड़ेगा। एक मैसेज दीजिए। हर बार आउटपुट से पहले मैसेज देना थोड़ा फ्रेंडली रहता है, यूजर को समझ में भी आता है। तो सम ऑफ एरेज, एक मैसेज दिया और फिर कहां से प्रिंट कराना शुरू करना है, कहां से प्रिंट कराना शुरू करना है, 0 पोजीशन से। कहां तक प्रिंट कराना है, 4 पोजीशन तक। एक एक का स्टेप लेना है और प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंटफ लिखते हैं %d। किसको प्रिंट कराना है, डेटा को। किसके डेटा को, एस एरे के। सो एस एरे के डेटा को। ये लीजिए आउटपुट भी हो गया और ये मेन का करली ब्रेसेस बंद हुआ। 0 से 4 तक लूप चलेगा। पहली बार 7, फिर 3, फिर 4, फिर 11, फिर 6। ये पांचों आपके सामने आउटपुट में आ जाएंगे। तो देखा आपने कि एरेज को बेसिक लॉजिक वही है, पहले इन क्रिएट करिए, फिर इनपुट लीजिए, फिर कैलकुलेशन, फिर आउटपुट। आउटपुट में पूरा एरे प्रिंट कराना है, लूप लगेगा। इनपुट में तो आपको लूप लेना ही पड़ेगा बिकॉज आपको मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं। एरे को ही आउटपुट देना है तो लूप लगेगा, राइट। तो गाइज ये थे एरेज की बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एरेज के ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम्स जो मैंने आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, इन्हें जाकर रन कीजिए, इनका आउटपुट देखिए और ऐसी और भी एरेज से रिलेटेड, ये सिंगल डायमेंशनल एरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आज की इस पूरी वीडियो से आपको एरेज का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से, सिंगल डायमेंशनल एरेज स्पेशली का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।